श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध जी को मैं 1978 से जानता हूँ। उस दौर में 4 इस क्षेत्र में उत्तर भारत में एक बड़े प्रखर वक्ता थे जो बौद्ध धर्म और अम्बेडकरवाद पर बोलते थे। उनमें एक शांति स्वरूप बौद्ध जी थे, दूसरे प्रोफेसर S.C. जोशी, तीसरे प्रोफेसर N.K. केन और चौथे गाज़ियाबाद के थे श्याम सिंह बौद्ध। मैं विद्यार्थी था और मैं इन लोगों के जहाँ कहीं भी व्याख्यान होते थे, इनकी टॉक होती थी, तो अक्सर मैं साइकिल से शाहदरा या दिल्ली के कुछ भागों में जहाँ भी कहीं होता था मैं आया करता था इन लोगों को सुनने के लिए। उसके बाद फिर अंबेडकर भवन पर मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर मेरा उनसे एक बड़ा अच्छा परिचय बन गया, क्योंकि जो धम्म दर्पण पत्रिका निकलती थी अंबेडकर भवन से, मैं उसमें मैं भी कभी कभी लिखता था और अंबेडकर भवन पे बराबर संत स्वरूप बौद्ध जी जाते थे, उनसे मिलते थे। और तब का ये बना हुआ संपर्क, ये निरंतर हमारे बीच ऐसी आत्मीयता बढ़ाता चला गया और हम एक दूसरे के साथ काफ़ी कुछ विचारों का आदान प्रदान करने लगे। और एक सबसे बड़ी संयोग की बात ये देखिए कि जब मेरी शादी हुई 16 अक्टूबर 1988 को बौद्ध धर्म से हुई, बौद्ध रीति से, तो हमारी शादी का जो संस्कार कराए उस समय बौद्धाचार्य की भूमिका वो शांति स्वरूप बौद्ध जी नहीं कराई थी। तो ये हमारा एक पारिवारिक उस तरह से एक रिश्ता, वैचारिक मित्र हम एक दूसरे के रहे। और उसके बाद में उन्होंने जो अपनी यात्रा जो मैं देखता हूँ, उन्होंने एक धम्म सेवक से अपनी यात्रा शुरू की कि शुरू में वो धम्म सेवक के रूप में अंबेडकर भवन जाना, बुद्ध विहारों पर जाना, बौद्ध धर्म के लिए बोलना, और उसके बाद में फिर उन्होंने एक प्रकाशक के रूप में, एक चित्रकार के रूप में और एक अच्छे वक्ता के रूप में उन्होंने जो अलग अलग भूमिकाएं निभाई, तो वो एक धम्म सेवक से एक धम्म नायक के रूप में उभर कर आए। मैंने बुद्ध प्रिय मौर्य को बोलते हुए सुना है, वो बिल्कुल उन्हीं की तरह के छोटी कदकाठी के इतने ओजस्वी, इतने तेज तर्रार वक्ता थे। वो छवि मैं शांति स्वरूप बौद्ध जी में देखता था। वो जब बोलते थे और जब वो छाती पे मुक्का मार करके जो वो कहते थे कि सीने ये फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, ये जज्बा, ये जुनून, ये जोश, ये सबको युवाओं को जोश से भर देता था। तो उन्होंने प्रकाशन के माध्यम से हजारों किताबें जिस तरह से छापी और जो साहित्य की जो कमी थी बौद्ध साहित्य की, उस कमी को जिस तरह से पूरा किया और ख़ुद बहुत सारी किताबें लिखी और उसमें जगह जगह जा करके जो उसका धर्म का प्रचार एक तरह से किया, एक आंदोलन जिस तरह से उन्होंने खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद सांस्कृतिक आंदोलन, बौद्ध धर्म का आंदोलन, जो हमारे उत्तर भारत में कम से कम बहुत शिथिल पड़ गया था, उसको एक नई गति और ऊर्जा देने का काम श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने किया। उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी और अब तो पिछले दिनों से जिस तरह से उनके वीडियो आ रहे थे और उसमें वो बहुत सारी घटनाओं को, चाहे बाबा साहब से संबंधित हों, बौद्ध धर्म से संबंधित हों, चाहे कहीं खुदाइयाँ हो रही हैं उनके ऊपर हों, चाहे कोई ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर आधारित हो, उनके जो वीडियो थे वो लोगों को का इतिहास बोध कराने का, संस्कृति बोध कराने का एक बहुत अच्छा एक साधन बन रहे थे। और मैं लग रहा था मुझे इस तरह के वीडियो और आएंगे और जो उनके अंदर बहुत कुछ जो खजाना लिए हुए बैठे अपने अंदर, वो खजाना बाहर आएगा और ये बौद्ध संस्कृति के, बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने में ये बहुत और नए आयाम ये देगा। लेकिन ये आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुखद है। उनसे अक्सर मेरी फ़ोन पर बातें होती रहती थी और वो कई बार, क्योंकि वो प्रकाशन के संदर्भ में विशेष रूप से एक लेखक के नाते वो बातें करते थे और वो जब भी सम्यक प्रकाशन से कोई नई किताबें छपती थी, अच्छी किताबें वैचारिक,
वो किताब मुझे वो भिजवाते थे। कभी कभी 8-10 किताबें एक साथ भिजवाते थे और कहते हैं डॉक्टर साहब ये नई किताब आई है, आपको इन्हें ज़रूर देखना चाहिए। और वो कई बार वो मुझसे किताबें देख बार जो उन्हें उचित लगता था मुझसे भूमिका लिखने के लिए कहते थे और मैं उन किताबों की भूमिका लिखता था। कई बार मैंने उन्हें कुछ किताबों का सुझाव भी दिया कि ये किताबें अंग्रेज़ी में हैं जो मैंने पढ़ी, मुझे लगता था कि हिंदी में आनी चाहिए, मैं उन्हें कहता था कि किताबें हिंदी में आनी चाहिए और वो तुरंत मानते थे। और उन्होंने वो ऐसी कई किताबों को, जैसे पीएल नरसू जी की किताब उन्होंने उसका अनुवाद कराया और हिंदी में आई, अभी उसने मदर इंडिया का अनुवाद कराया। ये इन किताबों को सुझाव दिए थे मैंने और उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस शर्त ये होती थी उनकी कि ये आपने सुझाव दिया है इन किताबों को लाने का, तो इनकी भूमिका आप ही लिखोगे। और ये मैं उनका एक बड़प्पन मानता हूँ। वो मुझसे उम्र में लगभग 10 साल बड़े थे कि इतना मतलब मुझे छोटा होने के बावजूद वो इतना मान सम्मान देते थे कि मुझे याद है कि पीएल नरसू जी की किताब लगभग 700 पेज की थी। उसकी भूमिका लिखने की उन्होंने मुझे भिजवा दी उसके प्रूफ के साथ में। और मैं अपनी अस्त व्यस्तताओं में दफ्तर की दूसरी मैं उस पर वो किताब को मैं भूमिका नहीं लिख पाया। मैंने उनसे कहा, उनके बहुत दिन हो गए हैं, मैं भूमिका नहीं लिख पा रहा हूँ, किसी और से भूमिका लिखवा दीजिए, किताब कम से कम विलम्ब ना हो। तो वो बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, आपकी जब भूमिका आएगी, जब भी आएगी, ये तभी ये किताब चलेगी। और मैं खेद के साथ आज भी कह रहा हूँ, तब भी मैंने खेद व्यक्त किया कि उस किताब की वो भूमिका लिखने में मुझे 2 साल से ज़्यादा लग गया था, क्योंकि मैं किताब नहीं पढ़ पाया था और बिना किताब पढ़े मैं भूमिका नहीं लिख सकता था। लेकिन भूमिका को पढ़ने के बाद में वो बहुत खुश हुए। वो काफ़ी लंबी भूमिका थी, करीब 20-25 पेज की भूमिका मैंने लिखी थी। वो बहुत खुश हुए और वो बोले कि इसीलिए मैं चाहता था कि इसकी भूमिका आप लिखें। आज इस तरह से उनका जाना बहुत दुख दे रहा है। एक वैचारिक मित्र को खोकर बहुत कमी महसूस हो रही है और कमी इसलिए महसूस हो रही है कि हमने एक व्यक्ति नहीं खोया, हमने एक आंदोलन की ऊर्जा हमने खो दी है। अब हमेशा हमारे साथ रहेंगे सांस्कृत बोध जी। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।